नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर फिर से एक बार नई कहानी के साथ। तो चलिए बिना समय गवाए कहानी को शुरू करते हैं। घर में नेहा अभी पूरी तरह से घुसी भी नहीं थी कि सास मधुबाला जी को बरामदे में खड़ी देखकर समझ में आ गया कि अब कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि वो कभी भी इस समय इस तरह से बरामदे में खड़ी होकर उसका इंतज़ार तो नहीं करती थी। यह टाइम तो उनका टीवी का टाइम होता था, जिसमें वो अपने पसंदीदा एकता कपूर के सास बहू के सीरियल देखती थी। फिर उसने अपने पति सजल की तरफ देखा। उसके चेहरे के हाव भाव बता रहे थे कि इन्हीं जनाब ने फ़ोन करके यहाँ कुछ न कुछ कहा है, और अभी जो थोड़ी बहुत शांति नज़र आ रही थी वो अभी थोड़ी देर में तूफान में बदलने वाली है। इससे पहले कि तूफान यही बरामदे में आ जाए, घर में घुस जाना ही ज़्यादा बेहतर है, वरना आते जाते लोग बेवजह यहाँ तमाशा देखेंगे। फटाफट अंदर अपने कदम बढ़ाती हुई नेहा सोचने लगी कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया है। मैंने तो ऐसा कोई काम नहीं किया था कि जिससे कोई नाराज़ हो। दिमाग पर काफ़ी जोर भी दे दिया कि आखिर कोई बात तो हुई थी। क्या मेरे मायके में ऐसा कुछ हुआ था जिसके कारण ये लोग मुझसे नाराज़ हो गए? लेकिन उसे ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा, क्योंकि सासू माँ शायद भरी हुई बैठी थी। उन्होंने उसके पीछे पीछे आते हुए बोलना शुरू किया, बहू, ये कोई अच्छी बात है क्या? क्या ज़रूरत थी तुम्हें अपने मायके में अपने ससुराल वालों की बुराई करने की? तुम उनसे वहाँ मिलने जाती हो या हम लोगों की बुराई करने जाती हो? मैंने कब इन लोगों की बुराई की? मन ही मन सोचती हुई नेहा अपने दिमाग पर जोर दे रही थी, पर उसे ऐसा कुछ भी याद नहीं आ रहा था। तभी पति सजल भी बीच में ही बोले, क्या ज़रूरत थी अपने मायके में ये कहने की कि घर का सारा काम तुम ही करती हो? अरे, तुम इस घर की बहू हो तो इस घर के काम की जिम्मेदारी भी तो तुम्हारी ही है। फिर वहाँ ढिंढोरा पीटने की क्या ज़रूरत थी कि तुम अकेले काम करती हो? सजल पर अपनी बात बोलकर चुप हो गया, पर नेहा को सचमुच अभी भी याद ही नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा कुछ कहा था जिससे ससुराल वालों की बुराई या यूं कहे कि बदनामी हो रही थी। बहू, इतना तो तुम्हारे मायके में भी सबको अच्छे से पता होगा कि तुम इस घर की बहू हो, तो उस नाते इस घर की जिम्मेदारी तुम्हारी ही है। फिर बेवजह इतनी बड़ी बात करने की क्या ज़रूरत थी? उन लोगों को तो यही लगेगा ना कि हम तुझसे अकेले ही घर का सारा काम करवाते हैं। मधुबाला जी बोली तो नेहा ने कहा, मम्मी जी, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा कि आप लोग मुझसे अकेले काम करवाते हो। अच्छा, अब तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं भी वहीं बैठा था, कोई अपने कान बंद करके नहीं बैठा था, सुनाई मुझे भी दे रहा था। जब तुम्हारी मम्मी ने सबके सामने तुम्हें वहाँ रुकने के लिए कहा, तो तुमने क्या बहाना बनाया था? यही कहा था ना तुमने कि मुझे घर पर और भी काम है, इसीलिए मैं रुक नहीं सकती। सजल की बात सुनकर नेहा का मन चाहा कि अपना सिर पीट ले। ये आदमी कब कौन सी बात पकड़ लेता है समझ में ही नहीं आता, और फिर उस बात का अर्थ का अनर्थ कर देता है। सचमुच दोनों माँ बेटे की सोच एक जैसी है। पर फिर वो सजल को समझाते हुए बोली, वो तो नॉर्मल बातचीत थी जिसमें वो लोग मुझे वहाँ रुकने के लिए कह रहे थे, तो मैंने उन लोगों से यही कहा कि मुझे घर पर और भी काम है, इसीलिए मैं यहाँ रुक नहीं सकती। पर मैंने एक बार भी ऐसा नहीं कहा कि घर के सारे काम मुझे अकेले करने पड़ते हैं। तभी सासू माँ बीच में कूद पड़ी, अरे, बहाने और नहीं थे क्या जो ये बहाना बनाया कि घर पर और भी काम है? इसका तो यही मतलब हुआ ना कि सारे काम तुम्हें ही करने पड़ते हैं, हम लोग तो कुछ नहीं करते। दोनों माँ बेटे समझने का नाम ही नहीं ले रहे थे, बस अपनी ही बात को सही साबित करने में लगे हुए थे। आखिर नेहा थक हार कर उन लोगों को ऐसे ही छोड़कर अपने कमरे में आ गई। आखिर समझाएं भी उसे जिसे समझ में आता हो। कुछ लोग तो समझना ही नहीं चाहते, तो फिर उसका क्या कर सकते थे? अक्सर ही नेहा के साथ ऐसा ही होता था। उसकी ज़रा ज़रा सी बात को पकड़ा जाता था
और फिर उसे तोड़ मरोड़ कर उसके अर्थ का अनर्थ कर दिया जाता था। और ये आदत सिर्फ मधुबाला जी की ही नहीं थी, बल्कि उनके इकलौते बेटे सजल की भी यही आदत थी। और ये अपनी शादी के एक सप्ताह बाद ही उसे समझ में आ गया था कि इन लोगों की सोच कितनी नकारात्मक है। उसकी शादी के एक सप्ताह बाद उसके भाई भाभी वापस चेन्नई लौट रहे थे, जहां पर वो लोग जॉब करते थे। तो जाने से पहले वो लोग नेहा से मिलने उसके ससुराल आ गए। सब कुछ सही चल रहा था। तभी भाभी ने जाते समय कहा, नेहा जी, अब तो आपका मन लग गया होगा अपने ससुराल में। तब नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी, यहाँ सब तो ठीक है, लेकिन आप लोगों की बहुत याद आती है। जब भैया भाभी रवाना हो गए, उसके बाद वो अपने कमरे में आ गई। 15 मिनट बाद ही सजल गुस्से में तमतमाते हुए कमरे में आ गए और बोले, क्या ज़रूरत थी ये सब कहने की? हम तुम्हारे साथ कौन सा गलत व्यवहार करते हैं जो तुम्हें उन लोगों की याद आती है? बोलने से पहले एक बार सोचा भी नहीं तुमने? उसकी बात सुनकर नेहा हैरान रह गई। वो कुछ कहने को हुई, तब तक मधुबाला जी भी कमरे में आ गई और बोली, बहू, अपने ससुराल की इज्जत अपने मायके वालों के सामने बनाना और बिगाड़ना तुम्हारे हाथ में है। कितनी आसानी से तुमने कह दिया कि आप लोगों की बहुत याद आती है। ये कहकर तुमने हमारे प्यार और सम्मान का अपमान कर दिया। मुझे तुमसे ये उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी। जब उसने अपना पक्ष रखना चाहा, तो दोनों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। बहस बढ़ती देखकर नेहा चुप हो गई। आंखों में आंसू आ गए, पर उन आंसुओं की कद्र इस घर में तो किसी को नहीं थी। धीरे धीरे ऐसे कई मौके आ गए जब उसकी कही बातों को मधुबाला जी ने या सजल ने पकड़ा और फिर घर पर आकर हंगामा कर दिया। पहले तो वो फिर भी बहस कर लेती थी, लेकिन एक साल में उसे बहुत अच्छे से समझ में आ चुका था कि ये तो इन लोगों की आदत है। जो जाहिर सी बात है कि ये लोग तो नहीं सुधरेंगे। एक दो बार उसने अपनी मम्मी से भी कहा था, लेकिन उसकी मम्मी ने एक ही बात कही, बेटा, हर इंसान का अपना सोचने का नज़रिया है। कुछ लोग इतने नकारात्मक होते हैं कि उन्हें हर चीज़ गलत ही नज़र आती है। ऐसे लोग कब किस बात को पकड़ ले पता ही नहीं चलता। उनके पीछे अपनी ऊर्जा खराब करने से अच्छा है कि तुम खुश रहा करो। ऐसे लोगों को जितना इग्नोर करोगी उतना ही अच्छा है, क्योंकि कुछ लोगों पर समझाने का कोई फ़ायदा नहीं होता, तो उन्हें उनके ही हाल पर छोड़ देना चाहिए। धीरे धीरे उसने अपने आप को ही बदल दिया। अब जैसे ही ये लोग बहस करते थे, वो सिर्फ एक बार अपना पक्ष रखती थी। अगर नहीं समझते तो उठकर अंदर चली जाती थी। आखिर वो अच्छे से जानती थी कि भैंस के आगे बीन बजाने से कुछ नहीं होगा। भैंस तो नाचेगी नहीं और अपनी ऊर्जा यूं ही खराब होती रहेगी। तो फालतू अपनी ही ऊर्जा क्यों खराब करना।